एक लड़की की नई नई शादी होती है और जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो लाखों अरमान सजाए हुए होती है। लेकिन जैसे ही शादी के लगभग 2 साल गुजरते हैं, तब तक जो उसका पति होता है उसकी नज़र अपने साली पे पड़ जाती है। और जो साली है वो बेहद खूबसूरत होती थी। और जब वो एक दिन अपने साली को अपने घर बुलाता है तो जो साली है वो पूरी रात वहीं पर रुकती है। लेकिन जब अगली सुबह होती है तो अगली सुबह उसको अपने घर आना होता है, लेकिन वो अपने घर नहीं आ पाती है। उसकी जो जीजा होते हैं वो कहते हैं कि काम कर लो तो तुम शाम को तुम्हें मैं ले चल के पहुँचा दूँगा। वो कहती है कि ठीक है। और जैसे ही शाम होने वाली रहती है तब तक कुछ लोग आते हैं और आने के बाद से उसको लेकर के जाने लगते हैं। तो पूछती है कि आखिर ये कौन लोग हैं? वो कहती है कि मैं तुम्हें हार चुका हूँ। और जैसे ही इस बात को सुनती है वो उसकी रूह तक कांप जाती है। वो खुद को बचाने के लिए दौड़ती है, भागती है, जितनी जान हो सकती है लगाने की कोशिश करती है। लेकिन वो जो लोग थे उस लड़की को दबोच लेते हैं और दबोचने के बाद उसको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से भी वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए दौड़ती हुई, भागती हुई निकल करके किसी तरह बचाती है। लेकिन कुछ ही दूर पहुँचती है और तब तक वो लड़खड़ा करके गिर जाती है, क्योंकि उसने जितना भी जोर होता है उस जोर को लगा चुकी थी और लगाने के बाद वो वहीं पर थक हार करके गिर चुकी थी। अब उसने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब शायद उसकी इज्जत या आबरू, अब उसकी जान भी बचने वाली है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है और सामने वर्दी पहने एक दरोगा होते हैं और साथ में 2-3 सिपाही भी होते हैं। जब दरोगा पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, तुम क्यों ऐसी बदहवास तरीके से भाग रही थी, तो जो लड़की है एक पूरी सच्चाई बयां करती है। एक पूरी कहानी ही निकल करके सामने आ जाती है, जिसको सुनने के बाद सभी लोगों की, जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे, चाहे वो हॉस्पिटल का स्टाफ हो या फिर दरोगा का स्टाफ हो, सबकी रूह तक कांप जाती है कि आखिर एक इंसान इतना वैसी दरिंदा कैसे हो सकता है। चलिए घटना की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और पूरा माजरा क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है। दरअसल फतेहपुर में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार का इकलौता लड़का जिसका नाम विनोद होता है। विनोद अपनी माँ के साथ रह रहा होता है। उसकी माँ दिन भर मजदूरी किया करती थी, लेकिन मजदूरी करने के साथ साथ वो अपने खेतों में भी काम किया करती थी। जितने भी पैसे रुपए मिला करते थे, उन्हीं पैसे रुपए के वो अपने घर का गुजारा किया करती थी। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से गरीब थी। उसके पास जो ज़मीन जायदाद थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन कहते हैं कि जिसके पास ज़मीन जायदाद होती है, अब कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा रुपया ज़्यादा होता हुए भी ये लोग ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल भिखारी टाइप का है। तो ऐसा ही कुछ था इस विनोद की माँ के साथ। लेकिन जो विनोद था, विनोद को बड़ा ही बुरी लत थी। वो सोचता है कि उसके पास जो भी पैसे हैं शायद वो उसकी किस्मत बदल जाएगी एक दिन, अगर वो जुए में पैसे को जीत जाएगा तो फिर इसीलिए ये सोच करके वो जुआ खेला करता था और जुए में ये चीज़ें हारता जा रहा था। अब जब उसकी माँ को ये बातें पता चलती है तो वो थोड़ा सा परेशान होती है, और लेकिन सोचती है कि क्यों ना अपने बेटे का विवाह कर दिया जाए। अगर बेटे का विवाह कर देंगे तो हो सकता है कि जो बेटा है वो सुधर जाए। लेकिन जो बेटा है पता नहीं सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, ये तो भविष्य की बात थी। अब इस बारे में किसी को पता ही नहीं था। अब इसीलिए जो विनोद की माँ है उसने उस लड़के के, अपने बेटे की शादी तय करने की सोची और अलग अलग जगहों पे रिश्ते देखने लगती है। जहाँ पर भी कोई लड़की बताता उस लड़की को देखा करती थी, और एक लड़की उसको पसंद आती है जिस लड़की का नाम रश्मि होता है। दरअसल जो रश्मि थी वो बेहद खूबसूरत होनहार लड़की थी, और जब उसके घर पे रिश्ता पहुंचता है तो वो भी सुन करके बड़ा ही खुश होती है। और इन दोनों परिवारों के बीच में एक जो बंधन होता है वो बंध जाता है, यानी कि एक जो शादी का जो रस्मों का जो सिलसिला होता है वहीं से शुरू हो जाता है। और जो विनोद है और रश्मि के शादी की बात तय हो जाती है, शादी की डेट मुकर्रर की जाती है और फिर उसकी शादी भी हो जाती है। जो डेट बताई जाती है 14 नवंबर 2019 की ये बात है। 14 नवंबर 2019 को बारात आती है, बाकायदा जो रीति रिवाज होता है उसी रीति रिवाज से शादी होती है। और शादी होने के बाद लड़का लड़की को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है। सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था, सिलसिलेवार तरीके से चल रहा था, वक्त का पहिया तेजी से कट रहा था। लेकिन जो किस्मत है, किस्मत तो कुछ और ही मंजूर होता है। विनोद जो था उसको जुए की लत तो थी, लेकिन जब पत्नी आती है तो पत्नी को खुद को सही साबित करने के लिए वो थोड़ा सा सही तरीके से रहता है। यानी कुछ दिन उसने जुआ खेलना है वो बंद कर देता है, लगभग 6 महीने तक।
लेकिन जब पत्नी से अपने घुल मिल जाता है तो फिर वो कहता है कि उसको एक लत है और वो जुआ खेलता है, अगर वो पैसे ज़्यादा वो जीतेगा तो हो सकता है कि उसकी किस्मत बदल जाए। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनकी किस्मत बदल चुकी है। अब इस पर जो रश्मि है, आखिर रश्मि नई नवेली दुल्हन थी, वो करेगी भी तो क्या करेगी, और वो अपने पति को मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वो एक बार ये ज़रूर कहती है कि ये जो जुए की लत है ये बहुत बुरी है, इसमें सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और पहले ही आपने बहुत सारी चीज़ें बर्बाद कर दी हैं, बहुत सारी ज़मीनें जो जायदादें हैं वो सब कुछ बर्बाद कर दी है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो किस्मत की बात है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिर मैं वो सारी चीज़ें जीत जाऊँगा, क्योंकि दाँव पे वही सारी चीज़ें प्रतिदिन लगा करती हैं। तो हो सकता है कि अगर मेरी किस्मत अगर साथ देगी तो मैं जीत जाऊँगा। अब ये कह करके जो विनोद है वहाँ से निकलता है और उसने फिर शादी के लगभग 8वें महीने बाद उसने एक नया दाँव खेला। जिस नए दाँव में वो थोड़ा-सा जीत जाता है और जैसे वो जीतता है तो उसका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, और मनोबल जैसे ही बढ़ता है तो फिर वो अपने हिसाब से फिर दाँव लगाने लगता है। और वो ऐसा ही दाँव लगाने का जो सिलसिला है वो चल रहा था और ऐसे ही वो चलता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन वक़्त, कहते हैं कि वक़्त की नज़ाकत को कौन जानता है, कौन समझता है। कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है, कभी भी कुछ भी पलट सकता है, कभी कुछ भी बदल सकता है, और ऐसा ही कुछ होता है विनोद के साथ। दरअसल जो विनोद है, विनोद अपनी किस्मत को आज़माए जा रहा था और जो भी उसके पास ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को गँवाए जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ के गहने, अपनी पत्नी के गहने, जो भी उसको कुछ पैसे मिले थे, उन पैसों को भी सब कुछ दाँव पे लगा दिया था। और ऐसा करते-करते सब कुछ अब एक तरह से बर्बाद होने की कगार पे आ चुका था। सब कुछ एक तरह से बर्बाद हो चुका था। अब ऐसा करते-करते तकरीबन अब 1.5 साल का वक़्त गुज़र जाता है। जो पत्नी थी, पत्नी उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, और एक पत्नी जो है वो अपने पति से कभी भी बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, चाहे वो कोई सा भी, कैसा भी पति हो, चाहे कितना भी घटिया पति हो। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो कुछ औरतें होती हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं, जैसा कि अभी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं हमारे, ज्योति मौर्य वाला, या फिर एक महिला लेखपाल है, या फिर बहुत सारी स्टाफ नर्स हैं जिनका मामला निकल कर के सामने आता है। लेकिन यहाँ पर जो रश्मि थी, वो रश्मि बेहद अच्छी लड़की थी और उसने अपने पति का बाकायदा जो धर्म होता है पतिव्रता का, वो निभाती है, और ऐसे ये सिलसिला चलता है। अब एक दिन जो रश्मि है, रश्मि की जो बहन थी एक, जिसका नाम सोनी होता है, सोनी जो है वो अपने गांव पे ही रह करके पढ़ाई कर रही थी, और वहीं पर जब वो, अब उसने सोचा कि वो ब्यूटिशियन का कोर्स करे, क्योंकि पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसलिए अपने पिताजी से वो कहती है कि वो ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है, और उसके जो पिताजी हैं वो ब्यूटिशियन का कोर्स में एडमिशन भी करवा देते हैं। बगल के ही गाँव में एक ब्यूटी पार्लर होता है, उसी ब्यूटी पार्लर में ये जो सोनी है, यानी कि रश्मि की बहन है, वो प्रतिदिन आया जाया करती थी। अब ऐसे ही आते जाते ही ये कुछ लड़के होते हैं, यानी कि 2 लड़के होते हैं बाइक से, जो उसका आए दिन पीछा किया करते थे, उसको अतरंगी बातें बोला करते थे। और लगभग जब 4 महीने से जैसे ऊपर से का समय गुजरता है, तो एक दिन जो लड़के हैं वो पीछा करते-करते उसके घर तक आ जाते हैं। और जैसे ही लड़के जब घर तक आते हैं तो फिर इन लोगों का जो सिलसिला है, अब जो लड़की वो परेशान हो जाती है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब इसलिए वो सारी बातें जो है वो अपने पिता से बताती है। अब जैसे ही लफंगे उसके घर तक आने लगते हैं तो वो अपने पिता से ये सारी बातें बताती है, और जैसे अपने पिता से बात बताती है तो पिताजी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और ये बात वो अपने बड़ी बेटी से बताते हैं, रश्मि से। तो रश्मि को पता था कि उसी के गाँव में ही एक ब्यूटिशियन की दुकान है, ब्यूटी पार्लर की दुकान है। तो इसलिए अपने पिताजी से कहती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आप सोनी को हमारे घर पे भेज दीजिए, और यहीं पर वो रहेगी। तो गाँव में ही ब्यूटी पार्लर की दुकान है, अब वहाँ जाकर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगी, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपने घर चली जाएगी। तो भी उसके पिताजी को ये बात सही लगती है, वो कहते हैं कि ठीक है, और वो अपनी छोटी बेटी यानी कि सोनी को अपनी बड़ी बेटी के घर पे भेज देते हैं। और जैसे ही बेटी घर पे आती है, यहाँ पे बड़ी बहन के साथ पा करके खुश हो जाती है, और दोनों बहनें मिलजुल कर रहने लगती हैं। अब इधर जो उसका पति था रश्मि का, विनोद, वो धीरे-धीरे अपनी सारी जो जायदादें हैं वो सब कुछ हार चुका था। एक दिन दाँव लगा था, बैठा था वो, और बैठने के बाद वो सारी चीज़ें जब गँवा चुका था, तो फिर वो कहता है, उसका एक दोस्त होता है चंदन, जो चंदन सारी चीज़ें उसकी जीता हुआ था। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो और लगा सकते हो। इतने में एक और दोस्त उसका होता है जिसका नाम रत्नेश होता है। रत्नेश कहता है कि अरे इसकी तो एक साली है जो बेहद खूबसूरत है, अगर ये उसको दाँव पे लगा दे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब इस पर जो चंदन होता है वो कहता है कि हाँ विनोद, अगर तुम चाह लगाना दाँव तो लगा सकते हो, अपनी साली को लगा दो। जितनी भी मैंने चीज़ें तुम्हारी जीती हुई है, चाहे वो सारा खेत हो, जितना पैसा है, मैं सब कुछ तुम्हें एक बार में ही वापस करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है
कि ठीक है, ये बात उसको भी समझ में आ गई थी, क्योंकि वो दारू के एकदम नशे में था। वो क्या सही है क्या गलत है उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा कि ठीक है, और उसने दाव पे अपनी साली को ही लगा दिया। और जैसे अपनी साली को वो दाव पे लगाता है तो फिर वो अपनी साली को भी हार जाता है। और जैसे ही हार जाता है तो फिर अब उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ से उठता है, वो सीधा अपने घर जाता है और घर जा करके फ़ोन करता है चंदन को और कहता है कि आ करके जिसको हारे हो उसको ले करके चले जाओ। और इतना कह करके वो रश्मि को ले जा करके और अपनी माँ को एक घर के में कमरे में बंद कर देता है। और बंद करने के बाद जो सोनी है उसको बाहर छोड़ता है और आ जाता है चंदन उसको लेने के लिए। और लेने के बाद उसको बहुत ही बुरी तरीके से घसीटते हुए उस लड़की को लेकर के वो जाता है। और जाने के बाद उस लड़की के साथ वो लोग पूरी रात शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की को मौका मिलता है, उस लड़की के पूरे बदन पे बेल्ट से मार मार के उस लड़की को उसकी हालत ख़राब कर दिए थे वो सब। और मारने के बाद फिर जो लड़की है वो परेशान हो गई थी। अब वो किसी तरह बचने का उपाय ढूंढ रही थी और ढूंढने में ही वो वहाँ से फिर किसी तरह करके अपनी जान को बचा करके भागती है और पूरे ज़ोर से ही भागती है। और भागने के कुछ दूर जा कर के वो गिर जाती है। इतने में वहाँ पे जो दरोगा जी होते हैं वो गश्त कर रहे होते हैं। जब से लड़की को सामने देखते हैं गिरी हुई, तो फिर उसको उठा करके ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। और जहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। फिलहाल पुलिस सख्ती में आती है और विनोद को, चंदन को और रत्नेश को, इन तीनों को अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। और जो लड़की है उसका इलाज चल रहा है और वो जैसे सही हो जाएगी फिर वो घर वापस चली जाएगी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और जल्दी से कहानी ख़त्म करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कुछ काम है। और इसी काम के सिलसिले में मैंने ये कहानी तो बहुत लंबी बनानी थी, लेकिन जल्दी से इसको ख़त्म किया गया। इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो छूटे हुए हैं, तो हो सकता है कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर के भी आऊँ। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।